माय डियर, हम सबसे पहले ये समझें कि जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था नंबर्स के बारे में, उसे हम एक चैप्टर में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम के अंदर ही कहीं ना कहीं हमारे पास रियल नंबर्स, अनरियल नंबर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड। अगर 9th क्लास में अगर आपका कहीं ना कहीं बेसिक्स थोड़ा सा भी अगर नंबर सिस्टम में वीक रहा है तो उसकी जो कमी है वो हम इस क्लास में पूरी कर लेंगे। तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे पास नंबर सिस्टम की 10th लेवल पर नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में देखा जाए तो, जितनी कि हमारी 9th क्लास में थी। लेकिन जो चीज़ हम पीछे पढ़ के आते हैं उसका यूज़ कहीं ना कहीं आगे भी होता है। तो प्रीवियस से भी कुछ क्वेश्चंस आगे देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका प्रीवियस कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आइए उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आज की इस क्लास में नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम की बातों को समझने की कोशिश करते हैं और फाइनली समझते हैं कि हमें कितने तरह के क्वेश्चंस इसमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। जितना आपको पता है उससे अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा और सीखने में कहीं ना कहीं मज़ा भी आएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी बेटा, आपकी तरह से वो रिस्पॉन्स चाहिए जिससे आपकी लर्निंग का पता लगे। इट मीन्स आपकी कन्फ्यूज़न, आपका लेवल, आपकी अंडरस्टैंडिंग को मैं समझ पाऊँ। तो सबसे पहले मुझे क्या समझना है, नंबर सिस्टम में आपको कितना पता है। आपके फर्स्ट चैप्टर में जो 4th एक्सरसाइज है, उस 4th एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस की बात की गई है। लेकिन उस 4th एक्सरसाइज से जो फर्स्ट से लेकर 3rd एक्सरसाइज तक है उसमें इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना ऑन द लाइन और ये प्रूव करना कि वो नंबर इरेशनल नंबर है, ये आपका 1.3 में है। 1.1 और 1.2 में एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है उसका बेस हमारा क्लियर होना चाहिए। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि हमारे पास नंबर सिस्टम में जो नंबर्स हैं उसे हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि वो 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। एक पार्ट रियल नंबर्स और दूसरा अनरियल नंबर्स। रियल नंबर्स और अनरियल नंबर्स के अंदर हमें अभी फ़िलहाल रियल नंबर की ही बात करनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स या अनरियल नंबर्स के अंदर हमें फ़िलहाल अभी बात। हाँ जी बोलो। तो रियल नंबर्स के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे को जो चीज़ें मालूम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना पता है। तो प्रीवियस ईयर की बात करें तो रियल नंबर्स के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा होगा। रियल नंबर्स के अंदर आपने रैशनल नंबर पढ़े होंगे और पढ़े होंगे इरेशनल नंबर्स। अब आपको समझना ये है सबसे पहले कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड। और यहीं पर कहीं ना कहीं आपके पास इरेशनल के क्वेश्चन भी 1.3 एक्सरसाइज में हैं। लेकिन जब आप रैशनल नंबर में आओगे तो रैशनल नंबर के अंदर आपको जो और प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी उसमें आपको फ्रैक्शंस मिलेंगे, फ्रैक्शंस मिलेंगे तो आपको इंटीजर्स मिलेंगे। अब फ्रैक्शंस के अंदर आप अगर आप आओगे तो आपको फ्रैक्शंस में 2 तरह के फ्रैक्शंस की अगर हम यहाँ बात करें तो एक फ्रैक्शन होगा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन
और एक होगा नॉन टर्मिनेटिव। इसके ऊपर आपके क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज 1.4 में। इंटीजर्स के अंदर अगर हम चलें तो इंटीजर्स के अंदर हमें क्या मिलेगा? इंटीजर्स में मिलेंगे हमें होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर हमें मिलेंगे नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स के अंदर हमें मिलेंगे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और परफेक्ट नंबर्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ हमें मिलेगा। तो ये जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से ना पढ़ा हो। आप एक बार ये फ्लो चार्ट उतारो, फिर मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। जब भी पढ़ने बैठेंगे आप लोग तो एक कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठेंगे, ताकि आपने जो चीज़ें नोट करनी है वो आपके पास आ जाए। हालांकि जितना भी मैं बोर्ड पे यहाँ लिखता हूँ, ये सारा का सारा सेव भी करता हूँ और आपके ग्रुप में इसे भेजता भी हूँ। बट फिर भी पढ़ते समय अगर आप इस समय इसे नोट कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नोट नहीं करना चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, समझ आ रहा होगा? मेरी आवाज़ आ रही है सबको प्रॉपर? सुनील जी, आवाज़ क्लियर है? यस सर, क्लियर है बिल्कुल। ओके, यस सर। ठीक। तो अब हम बात समझते हैं कि हमारे पास इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हमें समझनी है। अगर ज़्यादातर मैं बात करूँ, जब लोग 10th क्लास को पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि 9th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा और आपको आता होगा। लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि सही मायने में आपको आता है या नहीं आता, वो मैं पता करूँ। और अगर आपसे पूछने लगूंगा तो आप शायद हो सकता है शर्माओगे बताने में, तो बेहतर होगा मैं पहले से ही क्लियर करके चलूँ। तो आइए मैं आपको बताता हूँ एक एक पार्ट के बारे में। मैं बिल्कुल नीचे से आने की बात करता हूँ, जहाँ से हम नेचुरल नंबर के नीचे वाला आप एक प्ले देख रहे हैं, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, परफेक्ट नंबर, ये सब क्या है। तो यहाँ से धीरे धीरे ऊपर आएंगे तो हमें दिखाई देगा। तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ और आपको सेंड कर दूँगा इसकी कॉपी क्लास के बाद। तो आइए अब हमें समझते हैं कि हमारे पास सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स, अगर कोई हिंदी मीडियम यहाँ पर पढ़ रहा है तो मेरा कहने का मतलब है प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा हूँ। नेचुरल नंबर की शुरुआत अगर हम बोलें तो ये शुरुआत हुआ 1 से, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये जो नंबर्स हैं इसे हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब इन नेचुरल नंबर में अगर हम ऑल्टरनेट लेवल पर चले जाते हैं तो आप लोगों को मालूम है कि ये हमारे ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। इस नंबर्स की अगर हम बात करें, इन्फिनिटी लेवल तक जाएंगे ये भी, और इसे हम बोलेंगे ऑड। लेकिन ये निकले कहाँ से? नेचुरल नंबर में से निकले हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे इसे ऑड नेचुरल नंबर्स, अर्थात विषम प्राकृत संख्याएं। फिर हम देखें कि हमने जो नंबर 2 से डिवाइड होने वाले थे इनको तो छोड़ ही दिया, यानी कि ये एक और कैटेगरी है। इस कैटेगरी में हमारे पास ये है 2, 4, 6, 8, 10 और आगे भी इसी तरीके से। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण है। एक टॉपिक आपके मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब मैं पढ़ाऊँगा तो ये बातें आपको काम आएंगी। इसलिए इस हर छोटे बेसिक की मुझे ज़रूरत है, जिससे आपका 10th का मैथमेटिक्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये हमारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। इवन नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो बेसिकली 2 से डिविजिबल होते हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड होता है उसे हम इवन नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब हमारे पास सवाल पैदा होता है, इवन और ऑड,
के साथ साथ नेचुरल पता लग गया, तो मैंने वहाँ नाम क्या क्या लिखे थे, मैंने तो वहाँ पे प्राइम भी लिखा था। और क्यों लिखा है, क्योंकि 1.1 जो 10th क्लास की है उसमें कहीं ना कहीं एक प्राइम वर्ड यूज़ होना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वहाँ 1.1 में जो प्राइम वर्ड यूज़ होना है उसको हम पहले समझते हैं। तो जो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है वो 2 है, और इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो 2 के बाद हमारा 3 आया, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा। अब 7 के बाद 9 होता है ऑड नंबर, लेकिन अब वो 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 9 को यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे पास आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17, और आगे भी इन्फिनिटी लेवल तक जब ये जाएंगे तो इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स की क्या डेफिनेशन है भाई, मतलब प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो स्वयं से डिवाइड होता है, डिविजिबल बाय इटसेल्फ, राइट। और उसका जो दूसरा फैक्टर होता है वो 1 होता है, यानी कि 2 फैक्टर होंगे और दोनों डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। यानी कि अगर मैं कहूँ कि n नंबर कोई प्राइम नंबर है तो उसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक होगा n और एक होगा 1, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, तो ये जो आपका स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है वो 2 है। दिस इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। अगर आपसे कोई कहे कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ऑड की बात हो रही है तो वो 3 से शुरू होगा, तो ये आपका आएगा 3, और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर आएगा आपका 2। अगर आपसे कहे कि ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, तो आप कहोगे सर ग्रेटेस्ट भी 2 होगा, क्योंकि 2 से पहले कोई है नहीं, स्टार्टिंग 2 से होती है इवन प्राइम नंबर की, और 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। इसलिए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के केस में अगर इवन प्राइम नंबर की बात आती है तो दोनों सूरतों में आंसर 2 होगा, जबकि ऑड प्राइम नंबर का स्मॉलेस्ट तो 3 होगा और जो ग्रेटेस्ट होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास प्राइम नंबर की बात समझ आ गई। मतलब मैंने आपको एक नेचुरल नंबर लिखवाया था, एक ऑड नंबर लिखवाया था, एक इवन नंबर लिखवाया था, एक प्राइम लिखवाया था, 4 बात हो गई, ठीक है। अब हमारे पास एक नंबर आता है परफेक्ट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर वो है जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो दीज नंबर्स आर दी कंपोजिट नंबर्स। तो अगर हम करें कि यहाँ पर परफेक्ट नंबर क्या है, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वही कंपोजिट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर की अगर हम बात करें तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है, सपोज मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया एक नंबर 6। अब 6 को डिवाइड करने वाले जो नंबर हैं, जो डिवाइडर हैं, जो उसके फैक्टर हैं, वो 1 है, वो 2 है, 3 है और 6 है। ये सारे के सारे नंबर 6 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 6 तो हमारी प्रॉब्लम नंबर है, तो हम 6 की जो हमारी प्रॉब्लम नंबर है उसे हम छोड़ देते हैं। उसके अलावा जो हमारे फैक्टर बचते हैं वो बचता है 1, 2 और 3। अब हम देखते हैं कि इन फैक्टर्स का टोटल कितना है। इन फैक्टर्स का टोटल भी नंबर के इक्वल है। इफ़ द टोटल ऑफ द फैक्टर्स lesser than the number can divide the number, if equal to the number the number will be a perfect number। अर्थात कोई एक नंबर अगर उसके फैक्टर्स जो उसे डिवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट उस नंबर के, उनका टोटल सही मायने में उसी नंबर के बराबर आ जाए, तो ऐसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर परफेक्ट नंबर को अगर हम कहें कि जो हमारा 28 है एग्जांपल के तौर पे, उसको डिवाइड करने वाला नंबर 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है और 28 है। अगर इस समय हम 28 क्योंकि वो नंबर है, एग्जांपल है, उसको छोड़ दें तो देखते हैं फैक्टर जो नंबर डिवाइड कर सकते हैं 28 को, वो नंबर कौन से हैं। वो नंबर है ये, और इस समय इनका टोटल कितना है, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 और 14 इज इक्वल टू 28, यानी कि 28 इज ऑल्सो अ परफेक्ट नंबर। यदि मैं आपसे पूछूं कि 20 जो ओनली 20 है वो एक परफेक्ट नंबर होगा या नहीं होगा, तो फिर आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी।
टेस्टिंग करने के लिए एग्जांपल के तौर पे जब आप 20 की बात करेंगे तो 20 को डिवाइड करने वाले फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, बस और तो कोई नहीं होगा। 20 होगा वो तो हम लेंगे नहीं, तो 1 और 2 3 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, और 5 12 हो गया, और 10 22 हो गया, यानी कि वो नंबर से एक्सीड कर गया। तो कई बार जो उसके फैक्टर होते हैं उसका टोटल उस नंबर से एक्सीड करने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उस नंबर को परफेक्ट नंबर नहीं बोलते। अब ये सारे के सारे परफेक्ट नंबर जो अवेलेबल होते हैं वो कहाँ अवेलेबल होते हैं ये हमें समझना है। तो आइए एक नंबर लाइन पर एक छोटे से पार्ट में देखते हैं कि नेचुरल नंबर के सारे मेंबर्स किस तरफ दिखाई देते हैं। ये जो आपने पढ़ा है सेकंड पार्ट, इसको आपने समझ लिया होगा। आई होप सबको समझ आ रहा है बढ़िया से। यस यस सर। कोई भी हाँ यस सर। कोई भी इशू Yes, sir. ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड। कोई भी इशू होगा तो आप लोग अपना रेज हैंड करने वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और उसमें सीख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। 9th क्लास का पोर्शन भी मैं क्यों लेके चल रहा हूँ। 10th का मैंने आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाने से पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले ये कोशिश की कि आपका 9th का जो कोऑर्डिनेट का बेस है वो सुधारूँ, उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊँ। तो सिंपली अगर मैं यहाँ आपसे ये कहूँ कि हमारे पास ये तो क्लियर हो ही गया हमारा। अब हम एक नंबर लाइन पे आए और इस नंबर लाइन पर हमने अभी तक जितना पढ़ा है वो कहाँ है। देखिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ज़ीरो बोलते हैं, लेकिन इस जीरो के बाद 1 एक नेचुरल नंबर था, 2 एक नेचुरल नंबर था, 2 हमारा प्राइम नंबर भी था, इवन प्राइम नंबर था, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर भी था, इवन नंबर के साथ साथ प्राइम नंबर भी था। फिर 3 हमारा एक ऑड नंबर था, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर था। तो ये सारे के सारे इस तरफ आ रहे हैं, राइट। ये फिर 4 आ गया एंड सो ऑन। 4 हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, 5 हमारा प्राइम नंबर हो गया। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए तो उनकी जो सीक्वेंस है नेचुरल नंबर के अंदर थे सारे के सारे। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर्स 1 से 2 से इन्फिनिटी तक शुरू होता है। इसका मतलब है कि आप अगर इतने पोर्शन की बात करेंगे, जो आगे तक जा रहा है उसे हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। लेकिन कहीं अगर आपने इसमें ज़ीरो को भी शामिल कर लिया तो आपका एक मेंबर बढ़ गया। एक मेंबर बढ़ने से जो सीरीज़ बनी वो किसकी सीरीज़ बनेगी, वो होल नंबर्स की सीरीज़ बनेगी। और होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब बताइए कि बड़ी फैमिली किसकी हुई, होल नंबर की या नेचुरल नंबर की, होल नंबर की। क्यों, क्योंकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं होते। मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलो, अगर मैं कहूँ कि ये जो मैंने लिखा उसका मतलब आपको लगा कि आपको समझ आ गई ये बात, ठीक है। अगर गलत लिखना चाहूँ तो क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स लिखा, ठीक है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये कहना गलत होगा। क्यों, क्योंकि जीरो भी एक होल नंबर है और जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, इसलिए सारे के सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। तो ये पॉइंट वाइज अगर आप समझेंगे तो आपको और अच्छा समझ आएगा। अभी हम और समझते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, yes, all prime numbers are natural numbers.
ऑल प्राइम नंबर्स आर होल नंबर्स? यस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जो भी प्राइम नंबर है, चाहे वो 2 है या आपका 3 है या आपका 5 है, वो इस समय है तो होल नंबर के सर्कल में। इसलिए जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे के सारे नेचुरल भी होंगे और होल नंबर भी होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि ऑल कंपोजिट नंबर्स आर होल नंबर्स? यस, कंपोजिट नंबर मीन्स 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं और ये सारी की सारी सीक्वेंस जो है वो 1 के बाद ही दिखाई देगी, यानी कि नेचुरल नंबर में दिखाई देगी और सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ऑल परफेक्ट नंबर्स आर होल नंबर्स। सभी पूर्ण संख्याएं, परफेक्ट संख्याएं जो हमारे पास हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर या होल नंबर होते हैं। तो ये जो बात हमने समझी अभी, सिर्फ नेचुरल नंबर के मेंबर्स और होल नंबर से उसकी कनेक्टिविटी के साथ सीखी। अब थोड़ा और आगे देखेंगे। अभी तक समझ आ रहा है बेटा? यस सर। कोई डाउट नहीं? देखो अभी Yes, अभी आप लोगों की जब ऑनलाइन क्लास शुरू हुई होगी ना, तो ये सारी बातें आपको नहीं बताई होगी, आपको सीधा उठाया होगा, एलसीएम से पढ़ा दिया होगा। am I right wrong? हाँ जी, सीधा एलसीएम से पढ़ा दिया होगा। अभी हमें देखना है कि हमें धीरे धीरे सारी चीज़ें याद भी करनी है 9th क्लास की, ताकि 10th में जो भी ऐड हो रहा है वो हमारे आराम से क्लियर हो। इसलिए कहते हैं 9th बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ी होनी चाहिए। आइए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा और आगे। स्पीड ठीक है? किसी बच्चे को फास्ट तो नहीं लग रही? जो भी लोग नए हैं, शर्माने की ज़रूरत नहीं है बेटा। सर को बहुत साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, एक्सपीरियंस बहुत है समझाने का, सिखाने का। मस्ती भी करते हैं हम, लेकिन आपकी बोर्ड की क्लास है इसलिए मस्ती कम, काम ज़्यादा करेंगे। ये जो इन्फिनिटी लेवल था, इसमें आपने पढ़ा था अभी तक ये कि ये सेक्शन क्या है, ये क्या है? नेचुरल नंबर्स। और जब मैंने इसको ऐड कर दिया था तो क्या बन गया था? क्या बन गया था भाई? होल नंबर्स। होल नंबर्स। whole numbers. अब समझना ये है कि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे भी तो कुछ ना कुछ है, दैट इज -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अब जब इस तरह हम जाएंगे तो हमारा जो सर्कल है वो कहाँ तक जाएगा? -∞ तक जाएगा। यानी कि अगर हम सारे ये वैल्यूज़ इंक्लूड कर लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में भी पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक। नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2 अप टू -∞। अब इसमें एक और आता है, चलो वो तुम्हारे लिए नहीं है, 11th 12th का लेवल छोड़ देते हैं। और एक हमारे पास आता है ज़ीरो इंटीजर। तो ज़ीरो इंटीजर जो है वो, उस पर ना ही हमारे पास माइनस है और ना ही प्लस है, इसे हम ज़ीरो इंटीजर बोलते हैं। ठीक। अब 5 तरह के इंटीग्रल होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। जब नॉन नेगेटिव की बात आती है तो हम जीरो को इंक्लूड और एक्सक्लूड करना ही सीखते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो नॉन नेगेटिव है, तो वो जब नॉन नेगेटिव की बात आती है तो जीरो से लेकर 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक आते हैं।
और जब नॉन पॉजिटिव की बात आती है तो फिर 0 से लेकर -1 2 3 तक चले जाते हैं। 0 को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। हम ये भी मानते हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसलिए हम उसे नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव में हायर लेवल पर मैथमेटिक्स में देखते हैं। अब हमारे पास आ गया इंटीजर्स। तो अगर मैं आपसे यहाँ ये कहूँ कि इंटीजर्स के अंदर होते हैं होल नंबर, तो आप कहोगे हाँ। होल नंबर के अंदर होते हैं नेचुरल नंबर, तो कहोगे आप हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। all natural numbers are integers, all integers are not natural number। तो हमें यहाँ समझना है कि अगर ये थ्योरी हो कि all integers are natural numbers, तो हम कहेंगे सर नहीं, इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं, और जो नेगेटिव टर्म्स होती हैं, ये जो हमारी नेगेटिव टर्म्स हैं वो कभी भी नेचुरल नहीं हो सकती, इसलिए ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। अगर ये लिखा होता तो सही होता, इसने कहा है ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल, तो हमने कहा नहीं, गलत है। अब अगर मैं कहूँ कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो ये सही होगा या गलत होगा? सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे या नहीं होंगे? बोलो। होंगे सर। होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो सर्कल है वो इंटीजर के अंदर फंसा हुआ है, इसलिए नेचुरल हमेशा ही इंटीजर रहेंगे, हमेशा ही होल नंबर रहेंगे। और नेचुरल नंबर में जितने भी प्राइम, इवन, ऑड, कंपोजिट, परफेक्ट, वो सब के सब इंटीजर ही हैं। तो ये वाली सेंटेंस हमारा यहाँ पर हमें समझ आता है। अब इस नंबर लाइन के आगे अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो हमें समझ आएगा कि कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए। अभी तक कैसा लग रहा है बेटा? गुड, समझ आ रहा है ना? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब देखिए नंबर लाइन पर हम पहुंच गए। तो मैंने आपको लिखवाया था इंटीजर में होल नंबर होते हैं, होल नंबर में नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर में वो बहुत सारे प्राइम, परफेक्ट एंड ऑल होते हैं। तो अब ये देखिए कि अगर ये एक 0 है और ये एक 1 है, तो 1 जो है वो बेसिकली 2/2 भी तो 1 ही होता है। इज इट नॉट 1? यस, इट इज़ 1। इस फॉर्म को हम ध्यान से देखें तो ये हमारी फॉर्म है P/Q की। तो जो भी टर्म P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो हमारा रैशनल नंबर होता है, जिसके अंदर Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ जो 1 है वो एक रैशनल नंबर है। अगर 1 एक रैशनल नंबर है तो 1 और 0 के बीच में जो टर्म है, बहुत सारी टर्म है, अगर कोई एक टर्म ले लूँ तो वो है हाफ। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर। अब इस रैशनल नंबर को ध्यान से देखें कि रैशनल नंबर हमारे पास 1 भी है और 0 और 1 के बीच में कई रैशनल नंबर्स भी हमारे पास हैं। इस रैशनल नंबर के साथ हमें समझना है कि 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रैशनल नंबर हमें क्या देगा? 0.5। तो 0.5 क्या है? एक डेसिमल फ्रैक्शन है। एक डेसिमल फ्रैक्शन है। तो डेसिमल फ्रैक्शन जब हम बनाते हैं तो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है। P/Q की किसी टर्म में जिसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं, दो तरह के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 5/2 और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 5/3। इन दो सिचुएशन में हमारे पास 5/2 को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 2.5 है, जो कि एग्जैक्ट डेफिनेटली टर्मिनेट हो गया है, और ये 5/3 है जो कि 1.3333 एंड सो ऑन है। अब माय डियर, ये जो हमें समझना है, सॉरी यहाँ 2 था ना, 6 होगा, इसे क्लियर कर देते हैं।
3 6 है। यहाँ पर हमारे पास इसकी जो वैल्यू हम लिखेंगे वो लिखेंगे 1.6666 और कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ये जाएगा पता नहीं कहाँ तक, इन्फिनिटी लेवल तक। तो इन दोनों का लेवल आप समझिए, जब इसको हम फिनिश करेंगे तो ये आएगा एग्जैक्टली 2.5 और ये एग्जैक्टली रिपीट होगा, रीअकरिंग। तो जब ये रीअकरिंग सिचुएशन होगी तो इस रीअकरिंग सिचुएशन को हम लिखते हैं जनरली 1.6 बार। ये बार के क्वेश्चन आपने 9th में पढ़े थे। तो इस 1.6 बार की वजह से आप 5/3 को क्या बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे दिस इज, हाँ नीलांश बोलो, बोलो बेटा, आपने रेज हैंड किया है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर कोई डेफिनेटली डिवाइड हो गया तो उसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब यही टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के क्वेश्चन आपके 1.4 चैप्टर में है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी फ्रैक्शन को हम जब नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं तो कैसे पता लगता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। एक्चुअली जब उसे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 3 1 जा 3 and then you will see that you have left 2, you have used decimal point and 0, 3 6 जा 18. After dividing this you are again getting the same num 2, so again you are writing 0, 3 6 जा 18, and it means it is your endless process. So this endless process will give you endless division. तो endless division means continue up to infinity level. तो जब ये इतना कंटिन्यू जाएगा, जो टर्मिनेट ही नहीं होगा वही नॉन टर्मिनेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारी डिवीज़न ख़त्म नहीं हो पाएगी, इसलिए ऐसी डिवीज़न से हमारे पास बार बार आने वाली टर्म के ऊपर बार हम यूज़ करके उसे नॉन टर्मिनेटिंग समझते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को हम वल्गर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। लेकिन जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दिस इज आर 5 एंड दिस इज 2, सो 2 2 जा 4, दिस इज 1 0, 2 5 से 10। एंड नाउ द एंडलेस प्रोसेस यहाँ पर है नहीं, यहाँ तो एंडेड प्रोसेस है, कंप्लीट डिवीजन हो गया। तो आपको ये चीज़ समझनी थी कि रैशनल नंबर के अंदर जो P/Q की टर्म के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन वो फ्रैक्शन जो था वो बेसिकली टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन था। लेकिन अगर एग्जैक्टली डिवाइड ना हो तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसके ऊपर भी आपकी एक एक्सरसाइज है, इसीलिए मैं आपका बेस दोबारा से बना रहा हूँ ताकि आपका चैप्टर ऑटो रन पे अंडरस्टैंड लेवल बढ़ जाए और आप खुद ही समझने लग जाए। अब हम समझते हैं कि सर हमें कैसे पता लगता है कि कोई फ्रैक्शन एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो सकता है। देखिए, इफ़ एक आपका फ्रैक्शन है, मान लेते हैं कि दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू P/Q। अब आपके पास ये समझ लीजिए, इफ फैक्टर्स ऑफ Q आर ओनली of 2 and 5, then all fractions will be terminating fractions। अब हमारे पास सबसे पहली बात है कि मैं इस बात को पहले क्लियर कर दूं आपको। मान लीजिए कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है 7/5 और एक फ्रैक्शन है 7/2, या कोई भी नंबर है जिसके नीचे 5 या 2 है, तो उसका डिवीज़न आप जब भी करोगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 7 को डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5 और 2 0, 5 4 जा 20। ऐसे ही आप इसको करोगे तो 3.5। तो ये जो आपके टर्मिनेटिंग
सिचुएशन है ये इसलिए है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 और 2 है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि p अपॉन q कैसा हो सकता है, 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर n हो या m हो, बराबर हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता। यहाँ m की वैल्यू n के बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। बस यहाँ समझना ये होता है कि जो फैक्टर हैं वो सिर्फ 2 के और 5 के होंगे, तो वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन रहेगा। इसके लिए जिस फ्रैक्शन को हम चेक करते हैं उसका सिंप्लीफाइड होना बहुत ज़रूरी है। सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? देखो, एक फ्रैक्शन तो 18/12 भी है, ये सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन नहीं है, राइट रॉन्ग। और अगर मैं कहूँ कि 18 को अगर आप लिखो तो उसके फैक्टर क्या होंगे, 2 दूनी 4 तिया 12। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये फ्रैक्शन 3 से इसको काट देगा 6 आएगा, और ये इसे काट देगा 3 आएगा, और फिर आपका आएगा 1.5। तो इसका मतलब हुआ 3 के होने के बाद भी ये टर्मिनेटिंग हुआ। आप तो सर ये कह रहे थे कि टर्मिनेटिंग तब होता है जब 2 और 5 होता है। जी हाँ, बिल्कुल, अभी भी यही कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है वो सिंप्लीफाइड नहीं है, ये एग्जैक्टली 6 से डिवाइड होने के बाद 6 3 जा 6 2 जा, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि हमारे पास ओनली 2 ही है। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी कि एक सिंप्लीफाइड या जो लोएस्ट फॉर्म ऑफ दी आपने उसकी लिख दी है उसके अंदर 2 और 5 के फैक्टर होंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर उस लोएस्ट फॉर्म में जाने के बाद भी अगर वो 2 और 5 वाले फैक्टर नहीं हुए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अभी हम ये समझते हैं कि टर्मिनेटिंग की पहचान क्या हुई, अब नॉन टर्मिनेटिंग की समझते हैं। समझ आया अब तक? बोलो बेटा, श्योर? Yes, sir. मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. मज़ा नहीं आएगा ना मैथमेटिक्स में तो फिर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम मैथ्स की थ्योरी को जब हम सुनते हैं तो बेसिक किस लिए सुनते हैं कि क्वेश्चन में जब हमारी लैंग्वेज हमारे सामने आएगी तो उसका जो एनालिसिस हमने करना है वो एक एक वर्ड के मीनिंग की वजह से हो पाएगा। तो अब आपको टर्मिनेटिंग का सेंस पता लग गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या कहता है? एक्सेप्ट द फैक्टर ऑफ 2 and 5, इफ एनी नंबर इज इन डिनोमिनेटर द टर्म इज ऑटोमेटिकली नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पर हम इसे चलो, अब हम कहें कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है, फिर हम एक फ्रैक्शन ले रहे हैं p अपॉन q, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ फैक्टर्स ऑफ q आर other than 2 की पावर m and 5 की पावर m या n in simplified fraction such fractions are non-terminating fractions। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिखा 5/3, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.6 बार। आपने लिखा 7/9, तो ये भी सिंप्लीफाइड है और सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता। सो दिस आंसर इज इक्वल टू 0.7777 एंड सो ऑन। So it will be 0.7 बार। So my dear, एक और एग्जांपल देखते हैं। I have 18/9। अगर आप देखोगे तो ये सिंप्लीफाइड है ही नहीं, इट इज़ नॉट सिंप्लीफाइड। ये अभी और सिंप्लीफाई हो सकता था। दिस इज 2/1। सो दिस इज व्हाट, व्हेन द डिनोमिनेटर इज 1 इट इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग। समझ आ गया होगा? तो आप ऐसे डायरेक्ट जज नहीं कर सकते 9 से, आपको देखना होगा कि वो जितना सिंप्लीफाइड हो गया है उसके बाद कहीं 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर तो नहीं बच गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 48/18,
अब इसको हम जानना चाहते हैं कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर हमें समझ नहीं आता यार दोनों नंबर किससे कटेंगे। आप बोल देते हो कि सर इसे 6 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये जब 6 से कैंसिल होगा तो ये 8 आएगा, ये 3 आएगा। अब ये सिंप्लीफाइड हो गया और जो 3 है वो अदर देन 2 एंड 5 है। तो इससे ये 3 से पता लगेगा कि जो ये फ्रैक्शन है बेसिकली ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब माय डियर आपकी प्रॉब्लम क्या आती है, आपने जो ये सीखा अभी अभी कि सर ये जो नंबर आपने दोनों के दोनों 6 से कैंसिल कर दिए क्योंकि 6 की टेबल में आते हैं, तो ये जो 6 है वो क्या है। दिस इज द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जो 48 और 18 जो दोनों नंबर डायरेक्टली 6 से कट गए वो किसने काटे उसे, ये हमें समझना है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। जब तक आपका मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा तब तक आप 100 में से 100 मार्क्स लेने की भूल जाइए। एवरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ताकि हम अपने एनालिसिस से उसको सॉल्व कर सकें। अब मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा था। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का एक ब्रीफ आपको मैंने बताया, यानी कि 1.4 एक्सरसाइज तो मैंने आपकी आज इस बातों बातों में ख़त्म कर दी, ठीक है। अभी हम 1.3 में आएंगे तो इरेशनल नंबर पर भी पहुँचेंगे। तो हम इरेशनल नंबर पर पहुँचेंगे बाद में, पहले हम रैशनल नंबर की बात कर लें। रैशनल नंबर को हम समझ लें कि उसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सिचुएशन आती है। तो अब इरेशनल नंबर क्या है, देखो ये 1.3 होगा आपका, जिस पर हम काम करेंगे। इरेशनल नंबर पहली बात हमारी P अपॉन Q की फॉर्म हो सकती है, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, जो Q की वैल्यू हमारे पास है राइट, या P की वैल्यू जो हमारे पास है उसमें से कोई एक वैल्यू ऐसी आ जाए जो रूट में ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे √2 अपॉन 1, √3 ये भी P अपॉन Q की फॉर्म है, या 1 अपॉन √3 ये भी P अपॉन Q की फॉर्म है। मीन्स हमारे पास है तो ये एक फ्रैक्शन ही, लेकिन इस फ्रैक्शन के अंदर हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो टर्म्स हमारे पास है √2 क्या है, हम एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो नंबर अपने आप में स्क्वायर ही नहीं है। स्क्वायर क्या है, 1 1 = 1, 2 2 = 4। अब 1 और 4 के बीच में कोई स्क्वायर था ही नहीं, फिर आप खामखा 2 और 3 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो जब आप 2 और 3 का स्क्वायर रूट निकालने की बात करते हैं तो आपको अपनी 8th क्लास याद आती है। आज आप 10th में हो, आपको अपनी 8th क्लास याद आती है और आपने स्क्वायर रूट सीखा होता है। तो 2 को आप क्या करते हैं, सबसे पहले 1 1 = 1 करते हैं क्योंकि इसके अंदर 1 का स्क्वायर है। उसके बाद आप यहाँ डेसिमल लगाकर 1 उतार कर यहाँ पर एक डबल जीरो यूज़ करते हैं, फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। फिर यहाँ पर आपके पास आ जाता है 2, 1 और 1 2, ठीक है। फिर इसे और सॉल्व करते हैं तो आप लिखते हैं सर यहाँ 4 पे चला जाएगा, तो ठीक है 4 यहाँ लिखते हैं। 4 से 24 को मल्टीप्लाई करते हैं, 96 आता है। फिर ये 4 आ जाता है हमारे पास। फिर हम फिर कोशिश करते हैं, फिर हम 2 जीरोज़ लेते हैं, इस बार 4 को ऐड कर देते हैं, 28 हो जाता है, राइट रॉन्ग। फिर हम इसे 1 यूज़ करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 281 हो जाता है। आप देखते थे ना हो क्या रहा है, 10 में से 1 गया 9 और 9 का फिर यहाँ 8 यानी कि 1 और यहाँ रह गया आपका 1। फिर आपने 2 जीरो और यूज़ करी, 1 को इसमें ऐड कर दिया, देन यू गॉट 282। अब आप इस पर यूज़ करेंगे तो आप इसको फिर 4 पे यूज़ करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में क्या होता है, जो वैल्यू जैसे 41 आई है तो अगली भी 41 आ गई, तो इसका मतलब 41 41 41 से ये इरेशनल नंबर रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब देखें तो ये जा किस पे है, ये तो सिर्फ 2 पे जाएगा। इतने पे जाएगा, और आगे चले जाएं 3 पे चले जाएं, 4 पे चले जाएं, राइट। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ओके ये 4 कहाँ से आ गया, सॉरी इसको दोबारा लिखते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, ये 1 और 1 2 हो गया। अब ये सब्ट्रैक्ट करने का 0 आ गया,
अब हमने आगे देखना है कि इसके बाद हम क्या नंबर ले लें, 4 पे ले लेंगे इसे। तो नेक्स्ट नंबर हमारा 1 पे जाने के बाद फिर 4 पे चला गया, तो ये हमारा 4, इसको छोड़ देते हैं अभी। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8 and then 11. Now you will get 4 0 6. Then again you will start and will add 4. अब देखो ये मैक्सिमम 28 दूनी 56 यानी कि 2 पे चला जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ से आके समझ आई। हुआ क्या, ये जो टर्म थी इसका जो आंसर था डेसिमल में 1.414 के बाद 1 आ जाता तो ये रिपीटिंग हो जाती और ये रैशनल हो जाता, लेकिन ये सेम नहीं आया। इसका मतलब पैटर्न नहीं बना, तो नॉन अकरिंग नॉन रिपीटिंग सिचुएशन है। तो नॉन अकरिंग नॉन रिपीटिंग में क्या हो रहा है, इसकी वैल्यूज़ ऐसे ही पता नहीं कहाँ तक वेरिएट होती रहेंगी, कोई पैटर्न फॉर्म नहीं होगा। पैटर्न फॉर्म ना होने की वजह से ये नंबर आपका इरेशनल नंबर हो गया। सो दिस इज योर इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम इरेशनल नंबर को समझ गए कि इरेशनल नंबर कौन से हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपका जो √2 है, √3 है, √4 है, ठीक है, इन तीनों में से कौन सा नंबर ऐसा है जो रैशनल नंबर है? विच वन इज अ रैशनल? ये रैशनल, क्योंकि इसके फैक्टर आप करोगे तो ये 2 × 2 में 2 है और 2 विल कम आउट एंड 2 इज अ इंटीजर एंड ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो आपके पास जिस अंडर रूट के अंदर की वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है वो नंबर हमेशा रैशनल नंबर होता है, लेकिन जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो नंबर इरेशनल होता है, क्योंकि उसमें कोई पैटर्न या नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग सिचुएशन दिखाई नहीं देती है। तो आपको याद आ गया होगा 9th का कि इरेशनल नंबर हम किसे बोलते हैं। तो आपका जो 1.3 है उसमें आपको ये सिखाया गया है कि रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, हमें ये रिप्रेजेंट करना है कि नंबर लाइन पर √2 कहाँ पर दिखाई देगा। जब √2 की वैल्यू 1 और 2 के बीच की है, जो कि 1.4 के पास है, तो ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है और इस ग्राफ में ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। तो आप देखो 1 के बाद है और 2 से पहले, तो मतलब यहाँ पर कहीं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ है। अगर आप अप्रॉक्सीमेटली के चक्कर में पड़े तो आपने इस पॉइंट को दे दिया पॉइंट A और ये पॉइंट हो गया O, और आपने ये मान लिया कि जो OA है वो आपका √2 है, जो कि गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये सीखना है कि जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 1.3 में, कि किस तरीके से हम इस पॉइंट को क्रिएट करते हैं, ये वाला पॉइंट आता कैसे है। दरअसल हमें इसे यहाँ से काम करना होता है, इसके पैरेलल काम करना होता है, इस तरीके से हमारे को एक रेडियस निकालनी होती है और इस रेडियस से हमारे पास ये एक पॉइंट कट करता है, तब जाके रेडियस की जो वैल्यू होती है वो √2 के बराबर आती है और फिर हम यहाँ पर OA पॉइंट को √2 रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये हमने सीखना है हमारी 1.3 में, और जो हमें सीखना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे मालूम है आपको बहुत मज़ा आ रहा है। अब इस मज़े में थोड़े से और मज़े आ जाएंगे अगर हमें समझ आ जाए तो कि हमें और क्या सीखना है। मैं बता रहा था कि जो 48/18 था वो 2 नंबर थे, 48 और 18। अगर आप देखें कि 18 के फैक्टर, जो नंबर्स 18 को डिवाइड कर सकते हैं, 18 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 कर सकता है, 9 कर सकता है और 18 भी कर सकता है। लेकिन 48 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 कर सकता है, 8 कर सकता है, 12 कर सकता है, 16 कर सकता है, 24 कर सकता है और 48 कर सकता है। अब बताओ मैक्सिमम डिवाइड करने के लिए जो फैक्टर आपको दिखाई दिए, जो नंबर इन्हें डिवाइड कर सकते थे, जो कॉमन फैक्टर थे, वो कॉमन फैक्टर क्या थे? ये थे।
तो इन कॉमन फैक्टर की बात अगर हम करें तो कॉमन फैक्टर 48 का और 18 का 1 2 3 6 1 2 3 6। अगर आप इसे 1 से डिवाइड करोगे तो ये एज इट इज़ रह जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 24/9 जो कि सिंप्लीफाइड नहीं हो पाया। अगर आपने इसे 3 से डिवाइड किया होता तो आपका आंसर आता 16/6, ये भी सिंप्लीफाइड नहीं होता। लेकिन अगर आपने 6 से किया तो क्या आया 8/3, यानी कि सिंप्लीफाइड करने के लिए आपने जिस फैक्टर से डिवाइड किया वो सिर्फ कॉमन फैक्टर ही नहीं था, वो सही मायने में कॉमन फैक्टर में एक हाईएस्ट फैक्टर भी था। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि आपका जो टॉपिक है उसमें एक पार्ट है दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में है। फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से जुड़ा हुआ एलसीएम, लोएस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी है। आज आपने जितना पढ़ा है उसके अंदर आपने बेसिक्स किया है और बहुत मज़े में आपको समझ आया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत जल्दी मैथमेटिक्स में इतना इंटरेस्ट पैदा होने वाला है आप में कि आप 11th-12th के लिए माइंड सेट कर लेंगे कि आपको 11th विद मैथमेटिक्स साइंस से या कॉमर्स से लेनी है। तो आज के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप इस क्लास में जितना एंजॉय कर रहे हैं, इस एंजॉयमेंट को बनाने के लिए आप यूँ ही पढ़ते रहेंगे और हमसे मिलते रहेंगे। सो तब तक के लिए बहुत बहुत